गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, पिछली क्लास में अपन ने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत का क्लासिफिकेशन जो पियर्सन ने दिया था उसके बारे में बात की थी। अपन ने एसिड्स को अलग क्लासिफाइड किया था और बेसेस को अलग क्लासिफाइड किया था, ये चीज़ देखी थी। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत है उसके अनुप्रयोग क्या है, और ये भी बताया था कि जो अनुप्रयोग हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के, उन अनुप्रयोगों से अधिकांशतः क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। इसमें से सबसे पहले अपन ने एक अनुप्रयोग पिछली क्लास में देख लिया था। आगे आपका दूसरा अनुप्रयोग है कि अपन स्टेबिलिटी की भी क्या कर सकते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत से व्याख्या कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा संकुल यौगिक आपका स्टेबल होगा और कौन सा संकुल यौगिक आपका अनस्टेबल होगा। तो संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या भी अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट दूसरा अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग क्या था आपका, यौगिकों के बनने की संभावना, ये मैंने पहले कंप्लीट करवा दिया था। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है अपने क्या चल रहे हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के अनुप्रयोग चल रहे हैं। ठीक है, आपका दूसरा अनुप्रयोग है संकुल यौगिकों का स्थायित्व। संकुल यौगिकों का स्थायित्व कि कौन सा संकुल यौगिक आपका स्थायी होगा और कौन सा संकुल यौगिक आपका अस्थायी होगा। क्लियर? तो देखिए, संकुल यौगिकों के स्थायित्व की पहचान अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले अपन उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स दिए, दो संकुल यौगिक दिए हैं आपको। देखिए, पहला कॉम्प्लेक्स तो था आपका Ag F2 माइनस, दूसरा संकुल यौगिक था आपका Ag I2 माइनस। ये दो संकुल यौगिक बना दिए। ये क्वेश्चन 2016, 17 और 19 में रिपीट है ये क्वेश्चन। दो संकुल यौगिक बनाकर पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा संकुल आपका स्थायी होगा और क्यों होगा, यानी निम्न में से आपका कौन सा संकुल यौगिक स्टेबल होगा और क्यों होगा, कारण सहित समझाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन का पता चल गया। तो इन संकुल यौगिकों की स्थायित्व की व्याख्या अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो देखो, दोनों कॉम्प्लेक्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहले तो आपका एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें तो आपका फ्लोरीन लिगेंड आ रहा है, यानी सिल्वर क्लोराइड का आपका कॉम्प्लेक्स है। दूसरा आपका है सिल्वर आयोडाइड का संकुल यौगिक है, जिसमें आपका लिगेंड क्या है, आयोडीन है। ठीक है, तो कौन सा संकुल यौगिक स्थायी होगा और क्यों होगा, कारण सहित समझाइए। ठीक है, तो संकुल यौगिकों का अपना हेडिंग क्या है, संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत से कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया है जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी क्वेश्चन से अपन अपना पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सिल्वर है, जो आपकी एजी और जो फ्लोरीन्स है, इन दोनों का नेचर पता होना चाहिए आपको कि ये किस नेचर के हैं। यानी नेचर से मतलब है मेरा कि आपके ये हार्ड एसिड की कैटेगरी में आते हैं या सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आता है। कौन? आपका सिल्वर धातु, जो आपकी चांदी है एजी, कौन सी कैटेगरी में आती है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्लोरीन लिगेंड्स हैं, आपका जो फ्लोरीन है वो किस कैटेगरी में आता है, सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आता है या हार्ड बेस की कैटेगरी में आता है। ये अपने को पता होगा तो अपन इजीली इन संकुल्स की स्टेबिलिटी के बारे में
आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा संकुल आपका स्थायी होगा और कौन सा संकुल अस्थायी होगा। तो देखिए, ठीक है, मैं एक बार वापस से इसको मिटा रहा हूं। तो देखो, अपन बात करते हैं, मान लो इन संकुल यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ है, अपन रिएक्शन के थ्रू इस चीज को समझ रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लो ये तो कोई आपकी Ag धातु है, इसने 2 आयोडीन मॉलिक्यूल से रिएक्शंस की, ठीक है, क्लियर। जैसे रिएक्शंस की तो आपका कंपाउंड बना AgI2 और कॉम्प्लेक्स चार्ज आ गया माइनस, और जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आया है ये धातु की प्राथमिक वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जो आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो, ठीक है। ये धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो सिल्वर है, जो आपके सिल्वर है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, प्लस का 1 है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। दूसरा संकुल यौगिक क्या था आपका, दूसरा संकुल यौगिक था आपका Ag की रिएक्शन अपन ने मान लो करवा दी किससे, फ्लोरीन से, फ्लोरीन माइनस से, फ्लोरीन परमाणु से आपके फ्लोरीन लिगेंड से क्या कर दी, रिएक्शन करवा दी। तो जैसे ही अपन ने रिएक्शन करवाई तो क्या बना आपका AgF2 माइनस, यही थे। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, ये कंपाउंड, ये संकुल यौगिक दे दिया और ये संकुल यौगिक दे दिया, और पूछ लिया कि कौन सा संकुल यौगिक आपका स्थायी होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो देखो, इसका अपन आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला आपको कि यदि आपको इन परमाणुओं का नेचर पता है, इन परमाणुओं का ये पता है कि कौन हार्ड एसिड है आपका, कौन सॉफ्ट एसिड है, कौन हार्ड बेस है और कौन सा कंपाउंड आपका सॉफ्ट बेस है, ये चीज पता है आपको, तो आप इजीली इस संकुल की क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो, तो पहले बात करते हैं Ag। तो आपको Ag का पता है, जो आपकी सिल्वर है, इस सिल्वर के बारे में आपको पता है कि कैसे नेचर का होता है। तो देखो, आपका जो सिल्वर धातु है वो उसका नेचर होता है सॉफ्ट एसिड का। तो ये क्या है आपका सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड क्या होगा, सॉफ्ट एसिड, ठीक है, क्लियर। और अब बात करते हैं आयोडीन की। तो I माइनस आपका किस कैटेगरी में आता है, I माइनस आपका आता है सॉफ्ट क्षार, यानी जो आपका दुर्बल क्षार है उस कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट बेस, आयोडीन क्या होगा आपका सॉफ्ट बेस, ठीक है, क्लियर। तो जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है किससे मिलकर बन रहा है, यानी जो यहाँ पे आया आपका Ag, तो क्या आ गया सॉफ्ट एसिड, आयोडीन क्या हो गई आपकी सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस। तो देखो, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, मैंने क्या बोला था, सेम से संयोग करें, यानी आपका एसिड जो रिएक्शन कर रहा है, जो मेटल धातु आपकी सॉफ्ट एसिड है, किससे रिएक्शन कर रही है, सॉफ्ट बेस से। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बने हुए कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, किसके अनुसार, पियर्सन के अनुसार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन ये कंपाउंड आपका क्या होगा, ये जो संकुल यौगिक है ये आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड आपका। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ है, यानी सॉफ्ट एसिड व सॉफ्ट बेस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए आपका सिल्वर आयोडाइड का जो संकुल यौगिक है वह क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये तो स्टेबल है। अब आगे वाले को भी अपन क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आगे वाला आपका स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं Ag की। तो Ag तो आपका वही क्या है, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड, क्लियर। और आपका जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या है आपका, फ्लोरीन क्या है, हार्ड बेस। किस कैटेगरी में रखा था आपने फ्लोरीन माइनस को, हार्ड बेस की कैटेगरी में रखा था। तो ये क्या है आपका हार्ड बेस। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। तो
तो ये तो क्या है हार्ड बेस और ये क्या है सॉफ्ट एसिड, ठीक है क्लियर। तो अब जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें क्या कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, जो रिएक्शन कर रहे हैं वही तो आपके लिगेंड और मेटल से जुड़ेंगे। तो ये तो क्या है आपकी, ये तो Ag तो क्या है सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड। फ्लोरीन क्या है आपका सॉफ्ट बेस। तो देखिए सॉरी फ्लोरीन क्या था आपका हार्ड बेस, हार्ड बेस क्लियर। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये संकुल यौगिक बना वो सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस से मिलकर बना है, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस से मिलकर बना है। तो सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस से मिलकर बने हुए कंपाउंड क्या है, क्या होते हैं आपके अनस्टेबल होते हैं, ठीक है क्लियर यहाँ तक। जो तो सॉफ्ट यानी सेम नेचर नहीं है इनका, यानी एक का नेचर तो क्या है सॉफ्ट है, दूसरे का नेचर क्या है हार्ड है। तो सेम नेचर नहीं होने की वजह से क्या होगा ये कंपाउंड आपका क्या होगा अनस्टेबल होगा, ठीक है क्लियर यहाँ तक। तो देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड आपका स्टेबल होगा और क्यों होगा। आपको पता चल गया होगा कि आपका जो सिल्वर आयोडाइड कॉम्प्लेक्स है वो तो स्टेबल होगा, क्यों होगा क्योंकि सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जो आपका सिल्वर फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका अनस्टेबल होगा, क्यों क्योंकि ये हार्ड सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है आपका अनस्टेबल, क्लियर यहाँ तक क्लियर है भाई। तो आप आसानी से संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत द्वारा इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चंस भी क्लियर है और आपका पॉइंट्स भी क्लियर है। सेकंड अनुप्रयोग कंप्लीट है। अब थर्ड अनुप्रयोग की बात करते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ठीक है भाई, आगे देखिए आपका जो तीसरा अनुप्रयोग है वो तीसरा अनुप्रयोग क्या कहता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत का थर्ड अनुप्रयोग। देखिए तीसरा अनुप्रयोग है वो है आपका कि अपन संकुल जैसे आपकी बता रहा हूं, तीसरा जो अनुप्रयोग है कि अपन यौगिकों की जो विलेयता है विलेयता का भी अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है कि आपकी जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस HCl में HGO और HGO और HGS की जो सोल्युबिलिटी है उस सोल्युबिलिटी के बारे में भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो क्या कारण है कि HCl में HGO सोल्यूबल है और HGS अनसोल्यूबल है, क्यों कारण सहित समझाइए। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है, इसको इसी को दूसरे टाइप से पूछा हुआ है। वो पूछा हुआ है कारण सहित समझाइए कि HCl में HGO विलय होगा या HGS विलय होगा। तो आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, थर्ड अनुप्रयोग है HSAB सिद्धांत का। HCl में HGO व HGS की विलयता HCl में HGO और HGS की विलेयता सोल्युबिलिटी की बात करेंगे अपन, क्लियर यहां तक। क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था ये मैंने आपको बता दिया है, वापस से बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि HCl में कौन सा कंपाउंड विलय होगा, HGO विलय होगा या HGS विलय होगा।
और विलय होगा तो क्यों होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन भी अपन कैसे करेंगे, वही हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत अपने को पता है। तो अपन इजीली कौन सा कंपाउंड आपका HCl में विलय है और कौन सा कंपाउंड HCl में विलय नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए मैं सबसे पहले HCl की रिएक्शन किससे करवा दूं, HGO से। क्यों, जब भी किसी भी कंपाउंड को विलय करना है तो उसमें उस कंपाउंड्स को डालना होगा। तो कहने का मतलब आपको HGO में HCl की रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड सोल्यूबल होगा और कौन सा कंपाउंड अनसोल्यूबल होगा। तो मैं रिएक्शन डिनोट कर रहा हूं, देखिए ये आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में अपन को रिएक्शन करवानी है HGO से। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो देखो अब HCl और HGO की अपन रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी, इसका अपने को पता होना चाहिए। अब पता कैसे होगा, इसके लिए अपने को इन कंपाउंड्स का नेचर पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेचर कैसे पता होगा, इसके लिए अपने को हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो देखो भाई, अब इनका नेचर पता है, मेरे को तो पता है भाई, आपको कैसे पता रहेगा, आप जब उनका क्लासिफिकेशन याद करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये है आपका HCl। तो देखो HCl का नेचर कैसा है, HCl किससे मिलकर बना हुआ है, H+ आयन से और क्लोरीन माइनस आयन से। तो देखो H+ आयन क्या है, H+ आयन हाइड्रोजन धन आयन या प्रोटॉन धन आयन। H+ क्या है, प्रोटॉन धन आयन ही तो है। तो प्रोटॉन धन आयन या H+ धन आयन को अपन ने किस कैटेगरी में रखा था, यह आपको अच्छे से पता है, किस कैटेगरी में रखा था, हार्ड एसिड की कैटेगरी में। यानी जो आपका H+ है वो क्या होगा, हार्ड एसिड होगा। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, क्या है H, हार्ड एसिड, हार्ड एसिड। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, क्लोरीन माइनस। तो क्लोरीन माइनस का आपको पता है, क्लोरीन माइनस को अपन ने किस कैटेगरी में अरेंज किया था, किस कैटेगरी में अरेंज किया था अपने को, अपन ने क्लोरीन माइनस को किसमें, सॉफ्ट बेस की श्रेणी में, किस कैटेगरी में मेंशन किया था, सॉफ्ट बेस की श्रेणी में। ठीक है, तो देखिए ये होगा आपका क्लोरीन, क्या होगा, सॉफ्ट बेस। ठीक है, क्लियर यहां तक, क्या है ये, सॉफ्ट बेस है, पता चल गया होगा हार्ड एसिड कौन सा है और सॉफ्ट बेस कौन सा है। ऐसे ही अपने को इसका भी पता होना चाहिए, किसका, HGO का। क्लियर। तो देखो मैं यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो 2 मॉलिक्यूल इसलिए कि आपको रिएक्शंस कंप्लीट होने पर बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे Hg पे आपका प्लस का 2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे आपका -2 चार्ज है। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखो आगे देखिए, जो आपका Hg है, Hg का नेचर कैसा होता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। देखो जनरली आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप क्वेश्चनों का आंसर तभी दे पाओगे जब आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत का क्लासिफिकेशन याद है, पियर्सन द्वारा सजेस्ट किए गए वो पॉइंट्स याद है, जिसमें उन्होंने बताया कि हार्ड एटम्स, जो हार्ड धातुएं हैं आपकी, हार्ड एसिड्स हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है, उनके कैरेक्टर क्या है, और सॉफ्ट एसिड्स के कैरेक्टर क्या है या बेसेस के कैरेक्टर क्या है, वो अपने को पता है। तो अपन हर क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आप जो पियर्सन का क्लासिफिकेशन है वो आपको याद करना ही पड़ेगा।
उस क्लासिफिकेशन को, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आप हर क्वेश्चंस का इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ Hg है, ये Hg अपना किस नेचर का होता है, आई बात समझ में। तो देखो मरकरी धातु को अपन ने किस कैटेगरी में रखा था, मरकरी धातु को अपन ने कौन सी कैटेगरी में रखा था, मरकरी धातु को अपन ने सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में रखा था। कौन सी कैटेगरी में रखा था, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में। तो Hg क्या होगा आपका, सॉफ्ट एसिड। क्लियर। और आपका ऑक्सीजन है जो O-2 है, ये किस कैटेगरी में रखा था, ये हार्ड बेस की कैटेगरी में अपन ने क्या किया था, रखा था। देखिए ये है आपका हार्ड बेस यानी कठोर क्षार। ठीक है, कठोर क्षार की कैटेगरी में अपन ने इसको मेंशन किया है। क्लियर यहाँ तक। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, रिएक्शंस करवा सकते हो। किसके अनुसार, पियर्सन के अनुसार। पियर्सन ने क्या बोला कि हार्ड को प्राथमिकता देता है और सॉफ्ट को प्राथमिकता देता है बंद बनाने के दौरान। यानी हार्ड से मिलकर बना हुआ कंपाउंड आपका क्या होगा, स्थायी होगा, और सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ कंपाउंड क्या होगा, स्थायी होगा। जबकि हार्ड और सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ कंपाउंड आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये किसने बोला था, पियर्सन ने बोला था। तो हार्ड की रिएक्शन करवा दो और सॉफ्ट की रिएक्शन करवा दो। सॉफ्ट क्या है आपका, क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस आयन सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस है। और आपके सॉफ्ट एसिड क्या है, Hg परमाणु, मरकरी परमाणु आपका सॉफ्ट एसिड है। तो क्या बनेगा आपका HgCl2, क्या बनेगा HgCl2। क्लियर। नेचर कैसा हो जाएगा इसका, ये हो गया आपका सॉफ्ट एसिड, ये हो गया आपका सॉफ्ट बेस। ठीक है, साथ में आपका क्या बन गया H2O। ठीक है, H2O कैसा होगा, हार्ड एसिड और हार्ड एसिड और हार्ड बेस। तो ये तो क्या है आपका स्टेबल, ये भी स्टेबल है, ये भी आपका क्या है, स्टेबल है। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो देखो, तो इनका नेचर अलग होने की वजह से, यानी ये हार्ड सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ था और ये सॉफ्ट हार्ड से मिलकर बना हुआ था, तो इजीली क्या हो जाएंगे, अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएंगे। और ये आपका HgO क्या होगा, इजीली HCl में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंपाउंड आपका HCl में विलय होगा और क्यों होगा। क्योंकि हार्ड सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए इजीली क्या हो जाएगा, HCl में विलय हो जाएगा और स्टेबल कंपाउंड HgCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका, दूसरा आपका था कि जो HGS है उसकी सोल्युबिलिटी भी अपने को चेक करनी है, किसके अंदर, HCl के अंदर। तो देखिए दूसरे की भी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, HGS, किसमें, HCl में। इसकी भी सोल्युबिलिटी चेक कर लो आप, ये हो गया आपका HCl। ठीक है, साथ में अपन क्या ले रहे हैं, HGS। ठीक है, क्लियर। तो देखो इसका तो आपको नेचर पता है, क्या था, हार्ड एसिड है आपका H+ और क्लोरीन माइनस है आपका सॉफ्ट बेस। Hg का नेचर भी आपको पता है, अभी बताया था मैंने, क्या था, सॉफ्ट एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं सल्फर की। जो ये सल्फर है ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, चार्ज क्या है इसके ऊपर, वही आपको पता है, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2। ठीक है, क्लियर। तो देखो अपन रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो सल्फर -2 कौन सी कैटेगरी में
आता है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखो जो आपका सल्फर -2 है, सल्फाइड आयन है, ये आपके सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में। तो ये क्या होगा? सॉफ्ट बेस होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखो ये तो हार्ड सॉफ्ट आपका HCl, लेकिन जो ये कंपाउंड बना हुआ है HGS, ये कंपाउंड क्या है? आपका सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बना हुआ है। अब HCl से अपन रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो मान लो आपका क्या बने, अगर रिएक्शन भी करवाए तो HgCl2 बने, HgCl2 बनेगा और साथ में आपका H2S वगैरह बाहर निकलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सल्फाइड जो आपका S-2 है, उसकी दुर्बलता क्लोरीन आयन की तुलना में कम है। अगर अपन सॉफ्टनेस की बात करें, अगर यदि Cl की सॉफ्टनेस की बात करें और सल्फाइड की सॉफ्टनेस की बात करें, ठीक है, इन दोनों में से जो सल्फर है आपका वो ज्यादा सॉफ्ट बेस है कंपैरेटिवली क्लोरीन की तुलना में, यानी ये ज्यादा इसका नेचर सॉफ्ट है किसकी तुलना में? क्लोरीन की तुलना में। इसलिए ये जो HCl से आपका HGS है रिएक्शन नहीं करेगा, यानी इसका नेचर, सल्फर का नेचर, सल्फर -2 का नेचर ज्यादा मृदु है क्लोरीन की तुलना में। तो जैसे अपन HCl डालेंगे किसके अंदर? HGS के अंदर, तो ये इजीली से क्या सोल्यूबल, इजीली क्या सोल्यूबल होगा नहीं, क्योंकि पहले से ये पर्याप्त स्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है आपका? स्टेबल है, पहले से ही ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये क्या करेगा? HCl से रिएक्शन नहीं करेगा और HCl में विलय नहीं होगा, ये HCl में अविलय रहेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कंपाउंड आपका HCl में विलय होगा और कौन सा कंपाउंड HCl में विलय नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। आगे देखिए, आपका तीसरा पॉइंट हो गया क्लियर। अब चौथा पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट आपका जो अनुप्रयोग है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत का, वो है धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता। धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता क्या होती है? देखिए, इससे भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता पर टिप्पणी लिखिए कि क्यों धातु उत्प्रेरक आपके विषाक्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपके धातु है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है वह क्या हो जाती है? विषाक्त हो जाती है। विषाक्त का मतलब है उनका उत्प्रेरकीय गुण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो आपका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ अनुप्रयोग है आपका HSAB सिद्धांत का, धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता। धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता। ठीक है, धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता। देखिए क्या होती है धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता। तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये भी को क्या है आपका HSAB सिद्धांत का अनुप्रयोग। इसको भी जो आपके 3D के मेटल्स हैं, जो भी 3D
ट्रांजिशन सीरीज है, आपकी संक्रमण श्रेणियां हैं, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक की धातु में क्या करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, तो जो धातुएं उत्प्रेरक का कार्य करती है उन धातुओं का उत्प्रेरकीय गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात वह क्या हो जाती है, विषाक्त हो जाती है, उनकी उत्प्रेरक क्षमता में कमी हो जाती है, या वो क्या हो जाती है, उत्प्रेरक का कार्य नहीं करती है। तो ऐसी धातुओं को अपन क्या बोलते हैं, वो विषाक्त हो जाती है, कहने का मतलब ये है। तो इसको भी अपन क्या, जो ये उत्प्रेरकीय गुण है संक्रमण धातुओं का क्यों नष्ट हो जाता है, उनकी उत्प्रेरक क्षमता में क्यों कमी आ जाती है, इस चीज को भी अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, जनरली थ्योरेटिकल है, आप समझना इस चीज को कि जो भी आपके धातु है, जैसे प्लेटिनम है, आपकी प्लेडियम है, निकिल है, ठीक है, ये धातु क्या करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है। जनरली आपको पता है ये धातु क्या करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, अब देखो जो ये धातुएं हैं, इन धातुओं का नेचर क्या है, ये इन धातुओं को अपन ने कौन सी श्रेणी में रखा था, अपन ने रखा था इन धातुओं को सॉफ्ट एसिड की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में रखा था, सॉफ्ट एसिड की श्रेणी में। ठीक है, तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये धातु आपकी सॉफ्ट एसिड हो गई। ठीक है, अब ये विषाक्त क्यों हो जाती है, तो देखो एनवायरमेंट के अंदर जैसे ये धातुएं, अदर एनवायरमेंट में बहुत सारे आपके कंपाउंड्स उपस्थित है, आपके एलिमेंट्स है, लिगेंड्स, बहुत सारे दूसरी धातुएं भी उपस्थित है। इस जो तो क्या होता है, तो प्लेटिनम, आपके निकिल, प्लेडियम, ये धातु क्या है, एनवायरमेंट में जैसे कार्बोनिल लिगेंड है, आपके कार्बोनिल लिगेंड है, इसके अलावा आपका फोस्फीन है, इसके अलावा आपके आर्सेनिक है, ये जितने भी लिगेंड हैं, ठीक है, फोस्फीन, आर्सेनिक, कार्बोनिल लिगेंड्स, इसके अलावा और लिगेंड्स होते हैं। वो लिगेंड्स क्या है, ये कार्बोनिल, फोस्फीन, आर्सेनिक, ये लिगेंड्स क्या है, दुर्बल प्रकृति के होते हैं, यानी ये आपके दुर्बल क्षार है। क्या है ये, दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो प्लेटिनम और प्लेडियम और निकिल धातु है, ये क्या करती है, जैसे कार्बोनिल, फोस्फीन, आर्सेनिक, फेनिल, ट्राइफेनिल फोस्फीन, ठीक है, इनसे क्या कर लेती है, इनसे ये धातुएं रिएक्शंस कर लेती है। अब रिएक्शंस क्यों कर रही है, इसके पीछे भी रीजन है, इसको भी अपन कैसे डिनोट करेंगे, वही HSAB सिद्धांत के अनुसार कि इन धातुओं का नेचर क्या है, सॉफ्ट एसिड का है। आई बात समझ में। और आपके जो लिगेंड्स हैं जैसे कार्बोनिल, फोस्फीन, ट्राइफेनिल फोस्फीन, आर्सेनिक, ये लिगेंड भी क्या है, आपके दुर्बल है, यानी दुर्बल क्षार होते हैं। ये तो हो गए आपके वीक सॉफ्ट एसिड हो गई, ये मेटल्स क्या है, सॉफ्ट एसिड, और ये लिगेंड्स क्या है, आपके सॉफ्ट बेस, ये आपके लिगेंड। लिगेंड्स क्या होंगे आपके, ये सॉफ्ट बेस होंगे। तो देखो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है, तो आपके जो HSAB सिद्धांत क्या कहता है कि सॉफ्ट से फटाफट से रिएक्शंस करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है और स्टेबल कंपाउंड का निर्माण होता है। तो देखिए आपकी प्लेटिनम, निकिल, प्लेडियम धातुएं हैं, इनका नेचर सॉफ्ट होने के कारण, सॉफ्ट एसिड होने के कारण ये धातुएं इजीली से जो आपके लिगेंड्स हैं जैसे कार्बोनिल, आपके फोस्फीन, आर्सेनिक वगैरह, इनसे इजीली से क्या कर लेती है, रिएक्शंस कर लेती है। तो इन धातुओं की सतह पर ये लिगेंड्स क्या हो जाते हैं, फटाफट चिपक जाते हैं, उनसे रिएक्शन कर लेते हैं और उनकी सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इन धातुओं के अंदर जितने भी आपके एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट से मतलब है कि धातु के अंदर उत्प्रेरकीय गुण उनके एक्टिव साइट्स पे डिपेंड करते हैं कि जितने ज़्यादा मेटल्स में एक्टिव साइट्स हैं, जितने ज़्यादा एक्टिव साइट होंगे वह धातु उत्प्रेरक का उतना ही ज़्यादा कार्य करेगी, यानी वह मेटल उतने ही ज़्यादा उत्प्रेरकीय गुण रखेगी। तो उनकी सतह पर ये कार्बोनिल, फोस्फीन, आर्सेनिक जैसे लिगेंड्स हैं जो दुर्बल प्रकृति के होते हैं, वो उन एक्टिव साइट्स पर आके चिपक जाते हैं
और उन एक्टिव साइट्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं। और उनको बंद कर देंगे तो आपका क्या होगा, उन धातुओं का जो उत्प्रेरकीय गुण है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो उन धातुओं को क्या कर देते हैं, ये लिगेंड विषाक्त कर देते हैं, यानी उनकी उत्प्रेरक क्षमता में कमी आ जाती है या उत्प्रेरकीय गुण खत्म हो जाते हैं। तो आपका फोर्थ पॉइंट जो धातु उत्प्रेरकों की विषाक्तता है वो क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इसमें जनरली। तो जनरली होता क्या है कि जो आपकी धातुएं उत्प्रेरकीय गुण रखती है उनका उत्प्रेरकीय गुण नष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये सारी चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी है। ठीक है भाई, चलो इससे आगे आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है देखिए हो गया है। तो अब आपका फिफ्थ पॉइंट है वो है जल अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट अनुप्रयोग है आपका जल अपघटन। इस जल अपघटन आगे वाले अनुप्रयोग को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कौन सा रहेगा आपका फिफ्थ पॉइंट, क्या रहेगा, जल अपघटन, यानी आपका फिफ्थ अनुप्रयोग है वो है आपका जल अपघटन। यानी जल अपघटन की क्रिया को भी अपन हार्ड एसिड बेस सिद्धांत द्वारा इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जल अपघटन कौन सी धातुएं जल अपघटन द्वारा वियोजित हो सकती है और कौन सी धातुएं जल अपघटन द्वारा वियोजित नहीं हो सकती। ठीक है, या कौन से कंपाउंड का जल अपघटन संभव है और कौन से कंपाउंड्स का जल अपघटन संभव नहीं है। क्लियर?